टाइम्स ग्रुप के श्री समीर जैन जी, श्री विनीत जैन जी, ग्लोबल बिजनेस समिट में आए हुए सभी महानुभाव, इंडस्ट्री के साथी, सीईओज, एकेडमिशियंस, मीडिया जगत के लोग, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं अपनी बात पर आने से पहले मैं शिव भक्ति और लक्ष्मी उपासना की तरफ थोड़ा, आपने सुझाव दिया है इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे बाद में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए इस बार बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया है और महिलाएं विशेष रूप से अगर बैंक डिपॉजिट करते हैं, 2 साल के समय तय किया है, तो उनको एश्योर्ड एक विशिष्ट प्रकार का ब्याज दिया जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि जो आप कह रहे हैं उसका एक अच्छा कदम है, शायद आपको पसंद आएगा। अब ये आपके एडिटोरियल डिपार्टमेंट का काम है, कोई सारी चीज़ें ढूंढ करके कभी उचित लगे तो जगह दे दे इसको। कल तो आएगा ही, लेकिन मंडे को पूरी तरह से आ जाएगा। देश और दुनिया भर से आए बिजनेस लीडर्स का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इससे पहले मुझे 6 मार्च 2020 को ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट में शामिल होने का अवसर मिला था। ऐसे तो 3 साल का समय बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन अगर इस 3 साल के स्पेसिफिक टाइम पीरियड को देखें तो लगता है कि पूरे विश्व ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। जब हम पिछली बार मिले थे तो मास्क रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं थे। लोग सोचते थे कि वैक्सीन तो बच्चों के लिए जरूरी है या फिर कोई गंभीर बीमारी है तो मरीजों के लिए जरूरी है। बहुत से लोगों ने तब गर्मी की छुट्टियों में घूमने की तैयारी भी कर रखी थी, कुछ करके तो टिकट होटल बुक हुए होंगे। लेकिन 2020 की उस ईटी समिट के ठीक 5 दिन बाद WHO ने कोविड को पैंडेमिक घोषित कर दिया और फिर हमने देखा कि कुछ ही समय में पूरी दुनिया ही बदल गई। इन 3 वर्षों में पूरा विश्व बदल गया है, वैश्विक व्यवस्थाएं बदल गई हैं और भारत भी बदल गया है। बीते कुछ समय में हम सभी ने एंटी फ्रेजाइल के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पर ढेर सारी चर्चाएं सुनी हैं। आप बिजनेस की दुनिया के ग्लोबल लीडर्स हैं, आप एंटी फ्रेजाइल का अर्थ और उसकी भावना भली भांति समझते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करे बल्कि परिस्थितियों का ही उपयोग करके और ज्यादा मजबूत हो जाए, विकसित हो जाए। मैंने जब एंटी फ्रेजाइल कंसेप्ट के बारे में सुना तो सबसे पहले मेरे मन में 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक संकल्प शक्ति की छवि उभरी थी। बीते 3 वर्षों में जब विश्व कभी कोरोना, कभी युद्ध,
कभी प्राकृतिक आपदा की चुनौतियों से गुजर रहा था। तो उसी समय भारत ने और भारत के लोगों ने एक अद्भुत संकल्प, एक अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन किया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि एंटी फ्रेजाइल होने का असली मतलब क्या होता है। आप सोचिए, कहां पहले फ्रेजाइल 5 की बात होती थी, वहीं अब भारत की पहचान एंटी फ्रेजाइल से होने लगी है। भारत ने दुनिया को पूरे विश्वास से दिखाया है कि आपदा को अवसरों में कैसे बदला जाता है। 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के समय भारत ने जो सामर्थ्य दिखाया, उसकी स्टडी करके 100 साल बाद मानवता भी खुद पर गर्व करेगी। आज इस सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए भारत ने 21वीं सदी के तीसरे दशक की बुनियाद बनाई है। साल 2023 में प्रवेश किया है। भारत के इस सामर्थ्य की गूंज आज ईटी ग्लोबल समिट में भी सुनाई दे रही है। फ्रेंड्स, आपने इस वर्ष के ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट की थीम री इमेजिन बिजनेस, री इमेजिन द वर्ल्ड, ये थीम आपने रखी है। वैसे मुझे नहीं पता कि ये री इमेजिन वाली थीम सिर्फ दूसरों के लिए है या फिर ओपिनियन मेकर के लिए भी है। वो भी क्या लागू करेंगे? हमारे यहां तो अधिकतर ओपिनियन मेकर्स हर 6 महीने में एक ही प्रोडक्ट के रीलॉन्च, रीलॉन्च उसमें बिजी रहते हैं। और इस रीलॉन्च में भी वो री इमेजिनेशन नहीं करते। खैर, काफी समझदार लोग यहां बैठे। जो भी हो, लेकिन ये आज के समय के लिए बहुत ही रिलेवेंट थीम है। क्योंकि जब देश ने हमें सेवा का अवसर दिया, तो हमने पहला काम यही किया कि जरा भाई री इमेजिन करें। 2014 में स्थिति ये थी कि लाखों करोड़ों के घोटालों की वजह से देश की साख दांव पर लगी हुई थी। भ्रष्टाचार की वजह से गरीब अपने हक की चीजों के लिए भी तरस रहा था। युवाओं की एस्पिरेशंस परिवारवाद और भाई भतीजावाद की बलि चढ़ रहे थे। पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बरसों की देरी हो रही थी। ऐसे सोच और अप्रोच के साथ देश का तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल था। इसलिए हमने तय किया कि गवर्नेंस के हर सिंगल एलिमेंट को रीइमेजिन करेंगे, रीइन्वेंट करेंगे। सरकार गरीबों को एम्पावर करने के लिए वेलफेयर डिलीवरी को कैसे सुधारे, हमने ये रीइमेजिन किया। सरकार अधिक एफिशिएंट तरीके से
कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, हमने ये रीइमेजिन किया। सरकार का देश के नागरिकों के साथ कैसा रिश्ता हो, रिलेशन हो, हमने रीइमेजिन किया। मैं आपको वेलफेयर डिलीवरी से जुड़ी रीइमेजिनेशन पर विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूं। गरीबों के पास भी बैंक अकाउंट हो, गरीबों को भी बैंक से लोन मिले, गरीब उनके लिए अपने घर और प्रॉपर्टी के राइट्स मिले, उन्हें टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन कुकिंग फ्यूल या फिर तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, इनकी पहले उतनी जरूरत ही नहीं समझी जाती थी। इस सोच को बदला जाना, री इमेजिन किया जाना बहुत जरूरी था। कुछ लोग गरीबी हटाओ की बातें भले करते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि पहले गरीबों को देश पर बोझ माना जाता था। इसलिए उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, जबकि हमारा फोकस गरीबों को एम्पावर करने पर है, ताकि वे देश की तेज ग्रोथ में अपने पूरे पोटेंशियल के साथ कंट्रीब्यूट कर सके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी का एग्जाम्पल आपने भली भांति आपकी नजर गई होगी। आप जानते हैं कि हमारे यहां गवर्नमेंट स्कीम्स में करप्शन, लीकेज और मिडिलमैन, ये बातें आम तौर पर कॉमन थी और समाज ने भी स्वभाव से स्वीकार कर लिया था। सरकारों का बजट, सरकारों की स्पेंडिंग बढ़ती गई, लेकिन गरीब भी बढ़ते गए, गरीबी भी बढ़ती गई। आज से 4 दशक पहले तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि वेलफेयर के लिए 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो बेनिफिशियरी तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाता है। कौन सा पंजा घिसता था मुझे मालूम नहीं है। हमारी सरकार अभी तक अलग अलग स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत 28 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है। 28 लाख करोड़। अब आप सोचिए, राजीव गांधी जी ने जो कहा था, उसी बात को मैं आज के साथ जोड़ूं तो 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता वाली बात को पकड़ूं तो 85%, यानी कि 24 लाख करोड़ ये रकम किसी के जेब में चली गई होती, किसी ने लूट लिया होता, रफा दफा हो गई होती और सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपया गरीब के पास पहुंचा होता। लेकिन चूंकि मैंने रीइमेजिन किया, डीबीटी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी, आज 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, 100 के 100 पैसे उसके पास पहुंचते हैं। ये है रीइमेजिन। साथियों, कभी नेहरू जी ने कहा था कि जिस दिन हर भारतीय के पास टॉयलेट की सुविधा होगी, उस दिन हम जान जाएंगे कि देश विकास की एक नई ऊंचाई पर है। मैं ये पंडित नेहरू जी की बात कर रहा हूं। कितने साल पहले की होगी आप अंदाज कर सकते हैं। मतलब नेहरू जी को भी समस्या का पता था।
लेकिन समाधान की तत्परता नजर नहीं आई। और इस वजह से देश का बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक मूल सुविधाओं से वंचित रहा। 2014 में जब हमें सेवा करने का अवसर मिला तो देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 40% से भी कम था। जब हम आए उस समय 40% से भी कम था। हमने इतने कम समय में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। आज देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 100% तक पहुंच गया है। मैं आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। रीइमेजिन वाला विषय जब आपने रखा है तो मैं उसी दायरे में अपने आप को रखना चाहता हूं। हालत यह थी कि वर्ष 2014 में देश में 100 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिन्हें बहुत ही बैकवर्ड माना जाता था। इन जिलों की पहचान थी गरीबी, पिछड़ापन, ना सड़क, ना पानी, ना स्कूल, ना बिजली, ना अस्पताल, ना शिक्षा, ना रोजगार। और इनमें हमारे देश के ज्यादातर आदिवासी भाई बहन इन इलाकों में रहते थे। हमने बैकवर्ड के इस कंसेप्ट को रीइमेजिन किया और इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाया। पहले इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसर्स को पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में भेजा जाता था। आज वहां बेस्ट एंड यंग ऑफिसर्स को डेप्यूट किया जाता है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयूज, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी मिलकर इन डिस्ट्रिक्ट के टर्न अराउंड के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसके कारण हमें बेहतर रिजल्ट्स भी मिलने लगे और इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है जी। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। अब जैसे उत्तर प्रदेश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अब 40% से बढ़कर के 91% हो गई है। और उसके कारण माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में बहुत बड़ी कमी आई है। मध्य प्रदेश का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बड़वानी, वो पूरी तरह इम्यूनाइज बच्चों की संख्या 40% से बढ़कर के 90% हो गई है। बच्चों की जिंदगी की चिंता हुई। महाराष्ट्र के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाशिम में टीबी ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट 40% हुआ करता था, वो बढ़कर के करीब करीब 90% हो गया है। कर्नाटका के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यादगीर में अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या 20% से 80% पहुंच गई है। कितने ही ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें किसी समय जिसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट करके अछूत बना दिया गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कवरेज पूरे देश की एवरेज से भी बेहतर हो रही है। यह है रीइमेजिनेशन। मैं आपको क्लीन वाटर सप्लाई का भी उदाहरण दूंगा। आजादी के 7 दशक के बाद भी हमारे देश में सिर्फ 30 मिलियन यानी 3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड के पास टैप कनेक्शन था। 160 मिलियन रूरल हाउस होल्ड यानी 16 करोड़ परिवार इससे वंचित थे। हमने बड़ी बड़ी बातों के बजाय 80 मिलियन
यानी 8 करोड़ नए टैप कनेक्शन सिर्फ 3.5 वर्षों में दे दिए हैं। ये है री इमेजिनेशन का कमाल। फ्रेंड्स, इस समिट में शामिल एक्सपर्ट भी इस बात को मानेंगे कि भारत की रैपिड ग्रोथ के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। लेकिन देश में पहले क्या स्थिति थी और जो स्थिति थी वो क्यों थी? इवन ईटी में तो बड़े बड़े एडिटोरियल्स इस पर छपे हैं, लोगों ने अपनी ओपिनियन दी है और उनमें जो बात प्रमुखता से रही है वो ये कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसलों में देश की जरूरत को कम देखा जाता था और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी। इसका जो नतीजा निकला उसका भुक्तभोगी पूरा देश रहा है। अगर कहीं रोड्स भी बननी है तो पहले देखा जाता था कि सड़क बनने के बाद वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ट्रेन कहां रुकेगी, कहां चलेगी, ये भी राजनीतिक नफा नुकसान देखकर तय होता था। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत को पहले कभी समझा ही नहीं गया। हमारे पास, और ये आपको चौंकाने वाली चीजें लगेगी कि कभी ईटी वालों ने लिखा नहीं होगा, दुर्भाग्य है जी, हमारे यहां डैम्स बनते थे लेकिन कैनाल नेटवर्क नहीं बनता था। आप सोच सकते हैं 6 मंजिला मकान बने और लिफ्ट भी न हो और स्टेयरकेस भी नहीं हो, ऐसा सोच सकते हैं आप? डैम बने और कैनाल ना हो। लेकिन शायद उस समय ईटी को देखना उचित नहीं लगा होगा। हमारे पास माइंस थी लेकिन मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कनेक्टिविटी कभी नहीं थी। हमारे पास पोर्ट्स थे लेकिन रेलवे और रोड कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम भरपूर मात्रा में थे। हमारे पास पावर प्लांट्स थे लेकिन ट्रांसमिशन लाइन काफी नहीं थी, जो थी वो भी बुरी स्थिति में थी। साथियों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को साइलोस में देखने की प्रैक्टिस को बंद करके किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी के रूप में रीइमेजिन किया। आज भारत में 38 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवे बन रहे हैं और डेली 5 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनें बिछ रही हैं। हमारी पोर्ट कैपेसिटी आने वाले 2 वर्षों में 3000 MTPA तक पहुंचने वाली है। 2014 के मुकाबले ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर के 147 हो चुकी है। इन 9 वर्षों में लगभग 3.5 लाख किलोमीटर रूरल रोड बनाई गई हैं। करीब 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। ये सारे 9 साल का मैं हिसाब दे रहा हूं आपको, ये याद कराना पड़ता है, नहीं तो यहां उसको ब्लैकआउट करने वाले बहुत बैठे हैं। इन्हीं 9 वर्षों में 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर बना करके दिए गए और ये 3 करोड़ का आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कितने ही देशों की इतनी आबादी भी नहीं है जितने घर बना करके हमने 9 साल में भारत के गरीबों को दिए हैं। साथियों,
भारत में पहली मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी। यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, एक्सपर्टीज आ गई, लेकिन फिर हुआ क्या? देश के ज्यादातर शहर मेट्रो से वंचित रहे। 2014 तक, यानी आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके पहले 2014 तक हर महीने आधा किलोमीटर के आसपास ही नई मेट्रो लाइन बना करती थी। आधा किलोमीटर। 2014 के बाद मेट्रो नेटवर्क बिछाने की एवरेज बढ़कर लगभग 6 किलोमीटर पर मंथ हो चुकी है। अभी भारत मेट्रो रूट लेंथ के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। आने वाले कुछ महीनों में ही हम दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को तो गति दे रहा है, और जैसा विनीत जी ने कहा, गति और शक्ति दोनों को हमने जोड़ा है। यानी ये पूरा कंसेप्ट कैसे गति दे रहा है और उसका परिणाम क्या है, ये सिर्फ रेड रोड तक सीमित नहीं है। जब ये हम सोचते हैं गति शक्ति, तो ये एरिया डेवलपमेंट का भी उसमें कंसेप्ट है, और वहां के पीपल का भी डेवलपमेंट, ऐसी एक त्रिवेणी सी व्यवस्था इसमें जोड़ी गई है। गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर आप में से जो लोग टेक्नोलॉजी में रुचि रखते होंगे, इनके लिए शायद ये जानकारी बड़े इंटरेस्टिंग रहेगी। आज गति शक्ति का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग की 1600 से अधिक, 1600 से ज्यादा डेटा लेयर्स हैं, और कोई भी प्रपोजल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 1600 लेयर से गुजर करके निर्णय करती है। हमारे एक्सप्रेसवे हो या फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आज शॉर्टेस्ट और सबसे एफिशिएंट रूट तय करने के लिए एआई से भी जोड़ा गया है। पीएम गति शक्ति से एरिया और पीपल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। इससे हम किसी एक एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी और स्कूल की अवेलेबिलिटी, उसको हम मैपिंग करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का, और 1600 जो पैरामीटर है उसके आधार पर, और सिर्फ डिमांड या पॉलिटिकल कंसिडरेशन के आधार पर स्कूल अलॉट करने के बजाय हम जहां जरूरत है वहां स्कूल बना सकते हैं। यानी ये गति शक्ति प्लेटफॉर्म, यानी मोबाइल टावर कहां लगाना उपयोगी होगा वो भी तय कर सकती है। ये अपने आप में एक यूनिक व्यवस्था खड़ी की है। साथियों, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रीइमेजिन कर रहे हैं, इसका एक और एग्जांपल हमारा एविएशन सेक्टर है। यहां मौजूद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि हमारे यहां बरसों तक एक बहुत बड़ा एयर स्पेस डिफेंस के लिए रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था, और इस वजह से हवाई जहाजों को भारत में कहीं भी आने जाने में ज्यादा समय लगता था, क्योंकि वो अगर डिफेंस का एयर स्पेस है तो आप वहां नहीं जा सकते, आपको घूम करके जाना पड़ता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने आर्म फोर्सेस के साथ बात की। आज 128 एयर रूट्स को सिविलियन मूवमेंट के लिए भी खोला जा चुका है। इसके कारण फ्लाइट पार्ट्स छोटे हो गए, जिससे टाइम भी बच रहा है, फ्यूल भी बच रहा है, दोनों प्रकार का सेविंग में मदद मिल रही है। और मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा,
इस एक फैसले से लगभग 1 लाख CO2 एमिशंस भी कम हुआ है। ये होती है रीइमेजिनेशन की ताकत। साथियों, आज भारत ने फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का एक नया मॉडल पूरे विश्व के सामने रखा है। इसका कंबाइंड उदाहरण हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। बीते 9 वर्षों में हमने देश में 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। 9 वर्ष में 6 लाख, बताइए। बीते 9 वर्षों में देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कई गुना बढ़ी है। बीते 9 वर्षों में देश में इंटरनेट डेटा का रेट 25 गुना कम हुआ है। दुनिया के सबसे सस्ता। और इसका नतीजा क्या हुआ? साल 2012 में, मेरे आने से पहले, भारत ग्लोबल मोबाइल डेटा ट्रैफिक में सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता था, ओनली 2%, जबकि वेस्टर्न मार्केट की कंट्रीब्यूशन उस समय 75% थी। 2022 में भारत के पास ग्लोबल मोबाइल डेटा ट्रैफिक का 21% शेयर था, जबकि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के पास ग्लोबल ट्रैफिक का 1/4 शेयर ही रह गया है। आज दुनिया की 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट भारत में होती है। दुनिया की 40%। ये उन लोगों को, देश के लोगों को जवाब है जो सोचते थे कि भारत के गरीब कहां से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। मुझे अभी किसी ने वीडियो भेजा था कि शादी में कोई ढोल बजा रहा था और उस पर QR कोड लगा हुआ था और वो दूल्हे पर मोबाइल फोन ऐसे घुमा करके QR कोड से उसको पैसे दे रहे थे। रीइमेजिनेशन के इस दौर में भारत के लोगों ने ऐसे लोगों की सोच को ही रिजेक्ट कर दिया है जो ये पार्लियामेंट में बोलते थे तो गरीब ये कहां से करेगा। मेरे देश के गरीब की ताकत का कभी उनको अंदाज नहीं था जी, मुझे है। फ्रेंड्स, हमारे देश में लंबे समय तक जो सरकारें रही या जो सरकार चलाने वाले रहे, उन्हें माई बाप कल्चर बहुत पसंद आता था। आप लोग इसे परिवारवाद और भाई भतीजावाद से कंफ्यूज मत करिएगा। ये एक अलग ही मनोभाव था। इसमें गवर्नमेंट अपने ही देश के सिटीजन्स के बीच मास्टर जैसा व्यवहार करती थी। हाल ये था कि देश का नागरिक भले कुछ भी करे, सरकार उसे शक की नजर से ही देखती थी और नागरिक कुछ भी करना चाहे उसे सरकार की परमिशन लेनी ही पड़ती थी। इस कारण पहले के समय में गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन का माहौल बना रहता था। यहां जो सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं उन्हें मैं एक बात जरूर याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि एक जमाने में टीवी और रेडियो के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। इतना ही नहीं, इसे ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही बार बार रिन्यू भी करवाना पड़ता था। और ये किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि लगभग हर सेक्टर में था।
तब बिजनेस करना कितना मुश्किल था, लोगों को तब कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, ये आप भली भांति जानते हैं। 90s में कंपल्सन के कारण कुछ पुरानी गलतियां सुधारी गई और उसे रिफॉर्म्स का नाम दिया गया, लेकिन ये माई बाप वाली पुरानी मेंटालिटी पूरी तरह से गई नहीं। 2014 के बाद हमने इस गवर्नमेंट फर्स्ट मेंटालिटी को पीपल फर्स्ट अप्रोच की तरफ रीइमेजिन किया। हमने नागरिकों पर ट्रस्ट के प्रिंसिपल पर काम किया। सेल्फ एसिस्टेशन हो या फिर लोअर रैंक जॉब्स के इंटरव्यू हमने खत्म कर दिए। मेरिट के आधार पर कंप्यूटर तय करता है, उसको जॉब मिल जाती है। छोटे छोटे इकोनॉमिक ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज करना हो या फिर जन विश्वास बिल हो, कोलेटरल फ्री मुद्रा लोन्स हो या फिर एमएसएमईज के लिए सरकार खुद गारंटर बने, ऐसे हर प्रोग्राम, हर पॉलिसी में ट्रस्टिंग द पीपल ही हमारा मंत्र रहा है। अब टैक्स कलेक्शन का एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। 2013-14 में देश का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू लगभग 11 लाख करोड़ रुपए था 2013-14 में, जबकि 23-24 में ये 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का एस्टिमेट है। यानी 9 साल में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में 3 गुना की वृद्धि हुई है। और ये तब हुआ है जब हमने टैक्स रेट घटाया है। समीर जी के सुझाव के वाले तो मैं अभी छूना नहीं है, हमने तो घटाया है। इसके जवाब में मैं चाहूंगा, आप आज जो दुनिया से जुड़े हैं उसके साथ सीधा संबंध है, मैं 3 बातों पर फोकस करना चाहता हूं। पहला ये कि टैक्स पेयर्स का नंबर बढ़ा है। अब मुझे बताइए, टैक्स पेयर का नंबर बढ़ा, उसकी क्रेडिट किसको दोगे आप? बहुत स्वाभाविक है, सरकार के खाते में जाता है। या फिर यह कहा जा सकता है कि अब लोग ज्यादा ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं। अगर ये भी है तो भी क्रेडिट सरकार को ही जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि जब टैक्स पेयर को लगता है कि उसका दिया टैक्स पाई पाई जनहित में, देश हित में, जन कल्याण में, देश कल्याण में ही उपयोग होगा, तो ईमानदारी से टैक्स भरने के लिए आगे आता है, उसको मोटिवेशन मिलता है। और ये आज देश देख रहा है। और इसलिए मैं टैक्स पेयर का आभार व्यक्त करता हूं कि सरकार की ईमानदारी पर भरोसा करके वह सरकार को टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं। सीधी सी बात है कि लोग आप पर जब तब ट्रस्ट करते हैं जब आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। भारत के टैक्स सिस्टम में आज जो बदलाव आया है, और वो इसी वजह से आया है। टैक्स रिटर्न्स के लिए हमने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रस्ट के आधार पर ही प्रयास किए। हम फेसलेस असेसमेंट के लेकर के आए। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल 6.5 करोड़ से अधिक रिटर्न्स को प्रोसेस किया है। इनमें से करीब करीब 3 करोड़ रिटर्न्स 24 घंटे में प्रोसेस हुए हैं। बाकी जो रिटर्न्स थे वो भी कुछ ही दिन में प्रोसेस हो गए और पैसा भी रिफंड हो गया। जबकि इसी काम में पहले औसतन 90 दिन लग जाते थे और लोगों के पैसे 90 दिन पड़े रहते थे जी। आज वो घंटों में किया जाता है। कुछ साल पहले तक ये अकल्पनीय था, लेकिन इसे भी
री इमेजिनेशन की ताकत ने सच कर दिखाया है। साथियों, आज भारत की समृद्धि में दुनिया की समृद्धि है। भारत के ग्रोथ में दुनिया की ग्रोथ है। भारत ने G20 की जो थीम तय की है, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, दुनिया की अनेक चुनौतियों का समाधान इसी मंत्र में है। साझा संकल्पों से, सबके हित की रक्षा से ही ये दुनिया और बेहतर हो सकती है। ये दशक और आने वाले 25 साल भारत को लेकर अभूतपूर्व विश्वास के हैं। सबके प्रयास से ही भारत अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करेगा। मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि भारत की विकास यात्रा से ज्यादा जुड़ें। और जब भारत की विकास यात्रा से जुड़ते हैं आप, तब भारत आपको विकास की गारंटी देता है। आज ये भारत का सामर्थ्य है। मैं इटी का आभारी हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को यहां बुलाया। अखबार में जगह न मिले, लेकिन यहां तो मिल जाती है कभी कभी। और मैं सोच रहा था कि विनीत जी, समीर जी जब बोलेंगे तो री इमेजिन के संबंध में कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इस विषय को छुआ ही नहीं। तो शायद उनके एडिटोरियल बोर्ड विषय तय करता होगा और मालिक को बताता नहीं होंगे। क्योंकि मालिक हमें बताते हैं कि जो छपता है उसमें बोले हमें ज्ञान नहीं होता, वो तो वो करते हैं। तो शायद ये ऐसा ही होता होगा। खैर साथियों, इस खट्टी मीठी बातों के साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका।